नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कारम। आप सोच रहे होंगे कि मैं भिन्न भिन्न भाषाओं में क्यों अभिवादन कर रही हूँ। हम भारतीय अनेक भाषा भाषी है और हम अपनी बात किस माध्यम से व्यक्त करते हैं? जी हाँ, अपनी अपनी भाषा से। आज का हमारा अध्ययन का विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आप अपने मन की बात या इच्छा अपने मित्र और मम्मी पापा को किस प्रकार बताते हैं? बोलकर ही ना, और वे सुनकर आपको इसका उत्तर देते हैं। अतः भाषा की परिभाषा है जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन ही भाषा है। भाषा के दो रूप माने गए हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, बच्चों आप कविता सुनाते हैं, आप अध्यापिका को कहानी भी सुनाते हैं और आप गाने भी सुनते हैं और गाने सुनाते भी हैं। ये सभी मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत आपको अध्यापिका निबंध लिखने के लिए देती है, पत्र भी लिखवाती है। ये सभी कुछ लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। और हाँ, अखबार का पढ़ना, रोज पिताजी अखबार पढ़ते हैं ना, ये भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। मातृभाषा, मातृभाषा वह होती है जिसमें बच्चा अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्य से यह सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे भारत में हिंदी और अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया। अतः ये बताना चाहूँगी कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को मिला था। अतः भारत में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब राजभाषा क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है। अतः वह भाषा जो कार्यालय और राज्य कार्यों में प्रयोग की जाती है, उसे हम राजभाषा का दर्जा देते हैं या कहते हैं। बोली, बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। आप राजस्थान राज्य में रहते हैं, आपको पता है यहाँ बहुत सी बोलियां बोली जाती है। राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ाड़ी और भी भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं नहीं, बोलियां, सही कहा। अब ये बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी और उड़िया। लिपि, अभी हम ये जानेंगे कि आप किस भाषा में पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा में। अब उसके लिखने का तरीका क्या होता है? उसे हम कहते हैं लिपि। तो हमारी सभी भाषाएं जो हैं उसकी अपनी अपनी लिपि होती है। लिपि का तात्पर्य यह है
कि भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं, यानी लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। नीचे यहाँ कुछ भाषा और लिपियाँ दी गई है। संस्कृत हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में, मराठी देवनागरी में, नेपाली देवनागरी में, फ्रांसीसी रोमन में, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, कोंकणी देवनागरी में, जर्मन रोमन में और बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य क्या है। साहित्य ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत हम कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक, पत्र आदि लेते हैं, अर्थात जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य साहित्य जिन विचारों को हम काव्य शैली में प्रस्तुत करते हैं, जो आप कविताएं पढ़ते हैं वे काव्य शैली में प्रस्तुत की गई होती है, वे पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कविता, गीत, पद, दोहा, छंद, चौपाई आदि। अब हम ये जानेंगे व्याकरण पढ़ते पढ़ते कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, अर्थात हम भाषा को एक पदक्रम में सीखते हैं कि भाषा क्या है और उसका शुद्ध रूप क्या होता है, कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है, यानी उच्चारण, लिपि और लिखने के आधार पर ही हम भाषा को सीख सकते हैं। धन्यवाद।